हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अल्फिया। आज मैं आपको लाइफ प्रोसेस चैप्टर करवाऊंगी बायोलॉजी का, क्लास 10th का। और जो आज हम टॉपिक करेंगे वहीं से आपका 100% पेपर आएगा। हर एक टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर करेंगे। चलिए, अगर आपने मेरे को फॉलो नहीं किया तो आप फॉलो कर लीजिए। बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। टॉपिक कवर करने हैं वो है लाइफ प्रोसेस, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। और एक एक करके हम इन सबको पढ़ते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या होता है? जो बेसिक फंक्शन होते हैं हमारी बॉडी के लिए, जैसे कि खाना खाना एक बेसिक फंक्शन हो गया, इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया। तो जो साइंशियल और बेसिक फंक्शन होते हैं उसी को बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। ठीक है, आपको वॉशरूम जाना इंपॉर्टेंट हो गया। तो जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ में करने के लिए हैं वो है लाइफ प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हो तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है ना, तो वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन खाना खाना, वॉशरूम जाना, ये सब हमारे लिए ज़रूरी है। तो इसी को बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। इसमें हम जो पढ़ेंगे वो पहला है न्यूट्रिशन। इसका मैं ओवरव्यू देती हूँ, हम एक एक टॉपिक करके पढ़ेंगे। पहले न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, मतलब फूड को लेना, न्यूट्रिशन लेना उसमें से। तो जब हम बोलते हैं मम्मा खाना दो, तो वो हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं। ठीक है, जैसे प्लांट क्या करते हैं? अपना खाना बनाते हैं किसके थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो प्लांट भी अपना खाना बना रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं। दूसरा है रेस्पिरेशन। अब जो आपने खाना ले लिया, उस खाने से एनर्जी बनाना है ना, ऐसा तो नहीं उसको स्टोर करके रख देंगे। अब जो हमने खाना लिया उसको ब्रेक डाउन करके, छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन करके एनर्जी जो बनती है उसी को बोलते हैं रेस्पिरेशन। अब वो एनर्जी तो बन गई आपकी, अब उस एनर्जी को पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र भी तो कराना है। ऐसा तो नहीं सिर्फ पेट में एनर्जी बनी तो पेट में ही रहेगी, नहीं, उसको पूरी बॉडी में जो ट्रांसफ़र कराएंगे उसी को बोलेंगे हम ट्रांसपोर्टेशन। और अब जब वो आपने एनर्जी बना ली, आपने खाना डाइजेस्ट कर लिया, कुछ वेस्ट भी तो निकला हुआ ना उस खाने में से। जो वेस्ट निकला उसी को जब हम रिमूव करेंगे अपनी बॉडी में से वेस्ट को, उसी को बोलेंगे हम एक्सक्रीशन। ओके, न्यूट्रिशन, इसमें दो टाइप की न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। ऑटो के नाम से ही पता चल रहा है, मतलब कि जो खुद से अपना खाना बनाते हैं, ओन फूड। जैसे कि प्लांट अपना खाना खुद से बनाते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते। क्या लेंगे? पानी लेंगे, सनलाइट लेंगे, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अपना खाना बनाने की फोटोसिंथेसिस कर लेंगे। तो जो खुद से बनाते हैं वो होते हैं ऑटोट्रॉफिक, जैसे कि ग्रीन प्लांट एंड ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। और हेट्रोट्रॉफिक कौन होते हैं? जो अपना खाना क्या करते हैं? खुद से नहीं बनाते, क्या करते हैं? दूसरों से लेते हैं, मतलब कि अपना खाना ऑर्गेनिकली खुद प्रोड्यूस नहीं करते। जैसे आप बोलोगे हम अपना खाना तो खुद ही बनाते हैं किचन में जाके, वो वाली बात नहीं है। ये जो ऑर्गेनिक चीज़ नहीं बनाते, हम लोग क्या करते हैं? वेजिटेबल लेते हैं, उसको बना लेते हैं। तो जो हम खुद से नहीं बनाते वो होते हैं हेट्रोट्रॉफिक, जैसे कि ह्यूमन, कैट, फंगी, लीच। अब इसके और हेट्रोट्रॉफिक के हम और टाइप पढ़ेंगे, जैसे कि होलोजोइक, सेप्रोफैटिक एंड पैरासिटिक। अब जो होलोजोइक है ये कौन होते हैं? होलोजोइक जैसे कि हम लोग अपना खाना लेते हैं बाहर से और उसको बना के खा के डाइजेस्ट कर लेते हैं, तो हम होलोजोइक हुए। जो भी खाना जो है वो अपना खुद लेके और डाइजेस्ट कर लेगा, वो होलोजोइक है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग, डॉग। और जो यहाँ पे आपके बोर्ड में जो आएगा वो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल आ जाएगा अमीबा और पैरामीशियम। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है सेप्रोफैटिक। सेप्रोफैटिक का मतलब क्या है? कि जो डेड और डिकाइंग से लेगा, जो मरी हुई चीज़ों के ऊपर अपना खाना लेगा। मतलब कभी कभी आप ब्रेड देखते हो ना, और ब्रेड खाने जाते हो कि आज ब्रेड मक्खन खाएंगे, लेकिन आप देखते हो कि ब्रेड पे तो फंजाई लग गया। तो वो क्यों लगता है? क्योंकि वो डेड और डिकाइंग चीज़ के ऊपर फंजाई जो होता है वो सेप्रोफैटिक होता है, और वो डेड चीज़ों के ऊपर, सड़ी हुई गली हुई चीज़ों के ऊपर अपना खाना खाता है, उनसे ही खाना लेके खाता है। उसके बाद है पैरासिटिक। पैरासिटिक क्या करते हैं? ना तो हम खाना बनाएंगे, ना हम खाना क्या कहते हैं लेके आएंगे। ठीक है, ये क्या करते हैं? दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, हॉस्ट से खाना लेते हैं। हॉस्ट से खाना लेंगे, दूसरों की बॉडी से, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना उनकी बॉडी से खाना ले लेते हैं, हॉस्ट से खाना लेते हैं, उनके ऊपर चिपक जाएंगे। जैसे लीच। लीच क्या होता है ना कि बॉडी के ऊपर चिपक जाता है और वहाँ से खून लेता है, तो मतलब दूसरों की चीज़ें लेते हैं, तो वो हो गए पैरासिटिक। ठीक है, और यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है कस्कूटा। कस्कूटा जो है वो एक प्लांट है, बट ये एक पैरासिटिक है। क्यों? क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता, तो ये खाना बना नहीं सकता। तो क्या करता है? दूसरे प्लांट से अपना खाना लेता है, दूसरे को होस्ट बना के उससे उसका खाना ले लेता है। समझ गए? अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब जो ये टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फोटोसिंथेसिस। और बोर्ड के एग्जाम में 100% क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आता है। तो इस टॉपिक को अच्छे से समझो। 2 पेज हैं और दोनों पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से समझते हैं व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? जब ग्रीन प्लांट अपना खाना बनाते हैं, ठीक है, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंट में, उसी को बोलते हैं हम क्या? फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि क्या क्या कंडीशन होती है, क्या क्या चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए? सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फिर यहाँ पे एक इक्वेशन है जो आपकी बुक में लिखी है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं प्लांट कहाँ से लेंगे? सराउंडिंग से ले लेंगे, और वाटर अपनी रूट से ले लेंगे, और फिर क्लोरोफिल की प्रेजेंस में और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करेंगे? क्या बनाएंगे?
C6H12O6 C6 ये 2 है, C6H12O6 मतलब क्या बना देंगे, ग्लूकोज बना देंगे और इस वाटर को स्प्लिट कर देंगे किसमें, 6H2 हाइड्रोजन में और 6O2 ऑक्सीजन में। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इसी केमिकल रिएक्शन हुई, मतलब प्लांट ने अपना खाना, प्लांट ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड सराउंडिंग से ले लिया और वाटर जो है रूट से ले लिया, और क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में, यहाँ पे आपको लिखना ज़रूरी है कि क्लोरोफिल एंड नीचे सनलाइट, इसकी प्रेजेंस में क्या बना दिया, यहाँ पे ग्लूकोज बना दिया C6H12O6 और यहाँ पे हाइड्रोजन बना दिया, स्प्लिट कर दिया वाटर को किसमें, हाइड्रोजन एंड O2 में। तो अभी 3 स्टेप आ सकते हैं फोटोसिंथेसिस के ऊपर कि 3 स्टेप बताओ फोटोसिंथेसिस के। तो पहला क्या है कि जैसे प्लांट जो है क्लोरोफिल की वजह से, जो प्लांट में क्लोरोफिल होता है उससे क्या ले लेता है, सनलाइट ले लेता है, लाइट एनर्जी ले लेता है। नेक्स्ट स्टेप है कि उसी लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देता है, केमिकल एनर्जी में। और जो यहाँ पे जो वाटर है इसको किसमें स्प्लिट कर रहा है, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। नेक्स्ट स्टेप क्या है, थर्ड लास्ट स्टेप, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। इसने क्या बोला कि जो ये रिडक्शन है, मतलब जो ये CO2 है, रिडक्शन का मतलब ऐड, इसमें से जो H2O है, इसमें जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ ऐड हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऐड हो जाएगा और क्या बना देगा यहाँ पे हमारा C6H12O6, मतलब क्या बना देगा, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज बना देगा। तो रिडक्शन मतलब ऐड होना, रिड्यूस हो जाएगा उसके साथ और ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या बना देगा, ग्लूकोज बना देगा, कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी नेक्स्ट पेज पे आती हूँ। आपसे पूछेगी फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होगा, तो वो आप बोलोगे लीफ में होता है, बट लीफ में किस सेल में होगा, तो वो है क्लोरोप्लास्ट। और इसी क्लोरोप्लास्ट की वजह से जो क्लोरोफिल होता है वो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, यहाँ पे क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द ग्रीन कलर ऑर्गेनल कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही क्लोरोफिल जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। अगर आपसे पूछे कि क्लोरोफिल जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, तो अगर ऑर्गेनली की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है, और अगर ऑर्गन की बात करें तो लीफ में प्रेजेंट है। ठीक है, दोनों बात याद रखनी है। अब यहाँ पे है कि अब CO2 कैसे एंटर होता है, अगर लीव्स हैं, प्लांट है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एंटर होता है, तो स्टोमेटा के थ्रू एंटर होता है। ठीक है, अब जब स्टोमेटा के थ्रू एंटर होता है तो यहाँ पे स्टोमेटा क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर होते हैं जो लीव्स के ऊपर होते हैं, और वहाँ से जो है सारा CO2 एंटर होता है, एग्जिट होता है, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, अब जो ये स्टोमेटा है इसके अंदर भी गार्ड सेल होता है। ये गार्ड सेल क्या करता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। क्वेश्चन आ सकता है कि गार्ड सेल का फंक्शन क्या होता है, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा, बंद करना और खोलना, इसका काम होता है गार्ड सेल का। तो यहाँ पे क्या होता है, जब ये कैसे खुलता है और कैसे बंद होता है, इसका भी फंक्शन है कि जब ये एब्जॉर्ब करता है, क्या, लीव जब एब्जॉर्ब करेगी, स्टोमेटा जब एब्जॉर्ब करेगा, लीव जब एब्जॉर्ब करेगी वाटर, जब एब्जॉर्ब करेगी वाटर तो लीव क्या हो जाएगा, स्टोमेटा क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगी और वो ओपन हो जाएगी, सारा कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगी। अब ओपन तो हो गई, अब बंद भी तो करना है, फिर वो क्या करता है, वाटर को लॉस्ट कर देता है और श्रिंक हो जाता है और फिर वो क्लोज हो जाता है। वाटर को लॉस किया, श्रिंक हुआ, क्लोज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे स्टोमेटा क्या होता है, टाइनी पोर्स, ये मैंने बता दिया। वाटर, अब वाटर कैसे लेता है, वाटर जो है वो रूट से लेता है, सॉइल में जो रूट्स होती हैं उससे वो प्लांट अपना वाटर ले लेता है, और वाटर के साथ वो कुछ और चीज़ें भी लेता है, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, ये सब भी वो लेता है। और जो नाइट्रोजन है ना वो किस फॉर्म में आती है, नाइट्रेट्स और निट्राइट्स के फॉर्म में वो आती है। ठीक है, अब जो प्लांट के अंदर खाना बना वो किस तरह से स्टोर करेगा, किस फॉर्म में उसको स्टोर करेगा, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करेगा। और जो एनिमल है वो अपना खाना किसकी फॉर्म में स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, फोटोसिंथेसिस इन डेजर्ट प्लांट। डेजर्ट प्लांट में कैसे होती है फोटोसिंथेसिस, अब डे के टाइम में ना, अब वहाँ पे क्या होता है, डेजर्ट प्लांट अपने स्टोमेटा को कंट्रोल करता है। क्या करता है कि डे के टाइम में वो अपना स्टोमेटा बंद करके रखता है, क्योंकि वहाँ तो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, वहाँ तो पानी है नहीं डेजर्ट में, तो इसलिए वो अपने स्टोमेटा को क्या करता है, बंद करता है, जिसकी वजह से पानी क्या हो जाए, कंजर्व हो जाए। ठीक है, कंजर्व रहे। और वो क्या करता है, नाइट के टाइम में अपने स्टोमेटा का, अगर वो डे के टाइम में खोलेगा तो क्या होगा, पानी जो है वो लॉस हो जाएगा, क्योंकि श्रिंक होकर क्लोज होना पड़ेगा, तो पानी लॉस वो करना नहीं चाहता, तो क्या करता है, नाइट के टाइम में अपने स्टोमेटा को ओपन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, और जब सुबह होती है उसी कार्बन डाइऑक्साइड को लेके अपना ग्लूकोज बना लेता है, सॉरी ग्लूकोज वो अपना बना लेता है। ठीक है, कि अपना फोटोसिंथेसिस करके अपना टी है जो 5.1 एंड 5.2 है, जो कि वेरीगेटेड लीफ के ऊपर है। इसमें क्या है, कभी कभी आप लीफ देखते हो कि वो ब्राउन और ग्रीन कलर की होती है, कहीं से ब्राउन कहीं से ग्रीन। तो इन्होंने क्या किया, इस लीफ को, अगर, अच्छा मुझे कमेंट करके बताओ कि अगर ग्रीन कलर की है तो क्या होगा उसमें, ग्रीन कलर की है तो क्लोरोफिल होगा तो मतलब फोटोसिंथेसिस होगा उसमें, और फोटोसिंथेसिस होगा तो मतलब स्टार्च होगा। तो इन्होंने क्या किया, उसी लीफ को लिया और आयोडीन सॉल्यूशन में डिप कर दिया, और जब भी हम आयोडीन सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो जहाँ जहाँ पे स्टार्च होगा वहाँ पे वो ब्लू एंड ब्लैक कलर की
ब्लू एंड ब्लैक कलर की हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखा है आयोडीन सॉल्यूशन ब्लू एंड ब्लैक कलर विद स्टार्च ऑन ऑन ग्रीन साइड। तो उन्होंने क्या देखा कि जहाँ पे ग्रीन साइड थी सिर्फ ब्लू और ब्लैक वहीं पे हुआ है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जहाँ पे क्लोरोफिल था वहाँ पे स्टार्च था, और स्टार्च था तो मतलब वहीं से वो ब्लू ब्लैक हुआ है, जबकि ब्राउन पार्ट में कोई ब्लू ब्लैक नहीं हुआ है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हमें अगर फोटोसिंथेसिस करवानी है तो क्लोरोफिल बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी ली कि एक जार लिया और उसके अंदर प्लांट रखा और प्लांट को इतना टाइटली क्लोज कर दिया कि क्या कहते हैं कहीं से भी हवा ना जाए। हवा ना जाए मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड ना जाए। तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जाने की वजह से पूरा क्लोज बंद कर दिया और उसको उठा के सनलाइट पे रख दिया। तो उन्होंने देखा कि कोई भी ब्लू ब्लैक कलर स्टार्च में डिप करने के बाद कोई भी ब्लू ब्लैक कलर सीन ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहाँ पे क्या नहीं थी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, और फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो स्टार्च नहीं बना, और स्टार्च नहीं बना तो ब्लू ब्लैक कलर का हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट पता चल रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड की भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि बिना कार्बन डाइऑक्साइड के भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता और बिना क्लोरोफिल के भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। अच्छा, इन्होंने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी इसमें थोड़ा बहुत रख दिया कि थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड वो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से एब्जॉर्ब कर ले, इसलिए। ठीक है, अभी हमने ऑटोट्रॉफिक पढ़ा, प्लांट के बारे में पढ़ा। अब हम हेटरोट्रॉफिक पढ़ रहे हैं, जो कि होलोजोइक न्यूट्रिशन मैंने बताया था कि आपको क्या याद रखना है, ये दो याद रखना है, एक अमीबा और एक पैरामीशियम। देखो अमीबा क्या होता है, अमीबा जो होता है वो किसी भी शेप का होता है, मतलब ऐसे 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 किसी भी शेप का होगा, वो उल्टी सीधी शेप का होता है। ठीक है, अब जब भी वो खाना देखता है, उसकी कोई शेप नहीं होती फिक्स, जब भी वो खाना देखता है वो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन करता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन करता है, दो अपनी फिंगर को लेके, मतलब फिंगर लाइक की तरह वो अपने दो फिंगर को करके, और यहाँ पे अपना खाने की तरफ जाता है और उस खाने को अपना फूड वैक्यूल में ले आता है। ठीक है, जहाँ पे वो खाना देखेगा वहीं पे अपना फूड वैक्यूल बनाएगा और उस खाने को फूड वैक्यूल के अंदर वो लेके आ जाएगा, और उस फूड वैक्यूल के अंदर क्या करेगा, एंजाइम रिलीज करेगा, उसी खाने को ब्रेक डाउन कर देगा, छोटे 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 पार्ट्स में वो तोड़ देगा। ठीक है, और जब वो छोटे छोटे पार्ट्स में उसको तोड़ेगा फिर उसको डाइजेस्ट करेगा, और जो बेकार फूड है उसको अपनी बॉडी में से, अपने सेल में से रिमूव कर देगा, थ्रोन कर देगा। तो अमीबा क्या करता है, उसकी कोई शेप नहीं होती और वो फिंगर टाइप की प्रोजेक्शन करके जहाँ पे फूड होगा उसको अपने अंदर कर लेगा, और वहाँ पे एंजाइम रिलीज करेगा, छोटे छोटे एंजाइम रिलीज करेगा, और उसी एंजाइम में क्या करेगा, छोटे छोटे एंजाइम रिलीज करके फूड को तोड़ देगा। जो भी उसका काम का फूड होगा वो रख लेगा, डाइजेस्ट कर लेगा, बाकी जो उसका जो बेकार होगा फूड उसको रिमूव कर देगा। ठीक है, रिमूव कर देगा अपने साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म मतलब यही जो लिक्विड, इसका जो फ्लूइड है, इसी को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। एंड न्यूट्रिशन इन पेरामीशियम, पेरामीशियम क्या होता है, पैरा मतलब पैरे से याद रखना कि इसकी जो शेप होती है वो स्लीपर टाइप होती है, मतलब पैर जैसी स्लीपर टाइप होती है। ठीक है, अभी मत कहना कि मेरे किसी दोस्त की जो शक्ल है वो चप्पल जैसी है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, सबकी अच्छी होती है। तो मतलब पैर से याद रखना कि पैरामीशियम। ठीक है, और उसकी जो शेप होती है वो एक डेफिनेट शेप होती है, किसकी, स्लीपर की टाइप की शेप होती है। ये क्या करते हैं, जैसे अमीबा में क्या था, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कर रहा था जहाँ पे भी खाना दिख रहा था, और ये किसके पास सीलिया होते हैं। सीलिया क्या होते हैं, छोटे छोटे हेयर लाइक, ये जो सीलिया है ना इसके, ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, और ये क्या करते हैं, खाने की तरफ जाते हैं और उस खाने को एक स्पेसिफिक फूड वैक्यूल में लेके आते हैं। जबकि अमीबा अपना फूड वैक्यूल वहीं पे बना रहा था जहाँ पे खाना था, लेकिन ये इस फूड को वहाँ पे लेके आते हैं जहाँ पे इसका फूड वैक्यूल होता है, और खाने को वहाँ पे लेके आएंगे जहाँ पे इसका फूड वैक्यूल होगा, किसके थ्रू, सीलिया के थ्रू, जो इसका मूव के लिए काम करता है। तो ये सूडो लाइक प्रोजेक्शन की वजह से अमीबा मूव करता है, और जो पेरीमीशियम है वो किसकी वजह से मूव करेगा, अपने हेयर लाइक प्रोजेक्शन की वजह से। फिर फूड वैक्यूल में लेके आएंगे, एंजाइम रिलीज करेंगे सेम एज अमीबा, और उसको तोड़ देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे, और जो वेस्ट बनेगा उसको अपनी बॉडी से रिमूव कर देंगे। ठीक है, ये दोनों होलोजोइक न्यूट्रिशन है और दोनों मैंने एग्जाम्पल समझा दिए। हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो सबसे पहले पढ़ लो एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है। एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग ट्यूब होती है, बड़ी सी ट्यूब, जो कि हमारे माउथ से एनस तक जाती है। मतलब जो ये पूरा पार्ट जो जा रहा है वो पूरा एक लॉन्ग ट्यूब के थ्रू ही तो जा रहा है। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। जब भी खाना खाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, क्रशिंग करते हैं। तो हम यहाँ पे टीथ हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, क्रशिंग करेंगे, उसको छोटे 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 पार्ट में कट कर देते हैं, फूड को स्मॉल पीस में क्रश करके। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है कि जो हमारा थूक होता है, जो हमारा स्लाइवा होता है, वो क्या करता है, खाने के साथ मिलता है और वो क्या रिलीज करता है, एंजाइम रिलीज करता है, जिसको हम बोलते हैं स्लेवरी एमिलेज। क्या एंजाइम बोलते हैं, जिसको हम स्लेवरी एमिलेज, तो नाम आ सकता है। और वो क्या करता है, जो हम खाना खाते हैं, पत्ते पौधे यही तो खाते हैं ना, वेजिटेबल, तो वो क्या होता है, इसकी उसमें क्या फूड स्टोर होता है, स्टार्च की फॉर्म में। तो उस स्टार्च को, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को किस में कन्वर्ट कर देता है, सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। तो स्लेवरी ग्लैंड क्या करता है, रिलीज करता है स्लेवरी एमिलेज, जो कि स्टार्च को, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को एक सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और टंग जो होती है वो मिक्स करती है फूड को स्लाइवा के साथ। उसके बाद नेक्स्ट क्या है,
ईसोफेगस, ईसोफेगस क्या करेगा? अब ऐसा तो है नहीं कि खाना आपने खाया और वो एकदम से धड़ाम से पेट में गिर गया, ऐसा तो होता नहीं, आवाज़ आती है नहीं। वो क्या होगा? ईसोफेगस क्या करेगा? पैरासिटिक मूवमेंट करेगा। पैरासिटिक मूवमेंट करेगा मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करके खाने को नीचे तक स्टमक तक लेके आ जाता है। तो मूवमेंट ऑफ ये फूड हमारा करता है। उसके बाद है, अब वो खाना कहाँ आ गया? स्टमक में आ गया। अब स्टमक क्या होता है? हमारा स्टमक ही होता है। अब स्टमक क्या करेगा? वहाँ पे स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? गैस्ट्रिक जूस। अब वो गैस्ट्रिक जूस क्या होता है? उसके अंदर जैसे खाना आया पेट के अंदर, गैस्ट्रिक जूस होता है वहाँ पे, वो क्या करते देता है? HCl हो जाता है, स्टमक के अंदर एक एसिडिक मीडियम बन जाता है। किसके लिए वो एसिडिक मीडियम बनता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है स्टमक में। वो किसके लिए बनाता है HCl? वो एक एंजाइम है पेप्सिन, पेप्सिन के लिए वो HCl बनता है, ठीक है, एसिड बनता है। अब वो एसिड क्या करता है? जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, अब एसिड बनने की ज़रूरत क्या है? वो क्या करेगा? जितने भी बैक्टीरिया होंगे खाने में, जितने भी जर्म्स होंगे, उसको सबको क्या कर देगा? मार देगा, ठीक है, किल कर देगा। उसके बाद पैप्सिन क्या करता है? पैप्सिन जो होता है वो जितना भी डाइजेस्टिव होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेता है। और म्यूकस क्या करता है? अब यहाँ पे हमारा जो HCl बना, तो हमारा स्टमक है, अब स्टमक को तो इनर लाइनिंग पे नुकसान पहुँचा सकता है ना, क्योंकि वो एसिड है इसलिए। तो म्यूकस क्या करता है? हमारी इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट, ये अब खाना कहाँ चला गया? कहाँ पे जाएगा अब ये खाना? स्मॉल इंस्टाइम में जाएगा। अब स्मॉल इंस्टाइम में क्या आएगा? स्मॉल इंस्टाइम एक वैसे तो स्मॉल है बट एक लंबा सा पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, जो कि मैंने बता दिया। और यहाँ पे खाने का क्या होता है? डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। अब इसने अपने दो नौकर रख रखे हैं, एक है लीवर और एक है पेनक्रियास। वो क्या करेगा? लीवर और पेनक्रियास इसके लिए काम करेगा, स्मॉल इंस्टाइम के लिए। तो क्या होगा कि अब यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा खाना तो और डाइजेस्ट होगा। तो अब यहाँ पे सबसे पहले लीवर, तो ये लीवर और पेनक्रियास से काम कराएगा। लीवर क्या करेगा? लीवर क्या करेगा? लीवर जो है वो बाइल जूस को क्या करेगा? सिक्रीट करेगा। कहाँ पे? और वो बाइल जूस कहाँ पे बनाता है? गॉल ब्लैडर में, जो हमारा गॉल ब्लैडर है उसमें बनाता है। अब जो खाना स्टमक से आया था वो तो एसिडिक था, तो उसको अब एल्कलाइन बनाना है ना, उसको बेसिक बनाना है। तो वो एसिडिक फूड को क्या करेगा? बाइल जूस अल्कलाइन मीडियम कर देगा, उसको अल्कलाइन बना देगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है? ज़्यादा काम हमारे लीवर में क्या होता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होता है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब क्या? जितने भी बड़े बड़े फैट के पार्ट है उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देगा। और छोटे छोटे पार्ट में क्यों तोड़ेगा? क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाए, और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एंजाइम अच्छे से वर्क करेंगे। तो अगर बहुत मोटा सा गोला है तो उस पर तो एंजाइम बार बार चिपकेंगे ना, ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, अंदर नहीं जा पाएंगे। लेकिन अगर क्या बोलते हैं, अगर वो छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट हो गया, तो जब छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट होगा तो एंजाइम क्या करेंगे? अच्छे से उस पर चिपक के और डाइजेस्ट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? पेनक्रियाज। अब पेनक्रियाज क्या करेगा? सिक्रीट करेगा पेनक्रेटिक जूस, ठीक है। पेनक्रियाज क्या करेगा? पेनक्रेटिक जूस को सिक्रेट करेगा। तो पेनक्रेटिक जूस में दो होते हैं, एक होता है ट्रिप्सिन और एक होता है लिपेज। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेता है, और लिपेज को क्या करता है? इमल्सिफाइड करता है फैट को लिपेज भी तोड़ देता है। तो लिपेज भी फैट को, जो बाकी लीवर में किया वो किया, अब जो पेंक्रियाज में होगा वो करेगा, ठीक है। तो पेंक्रियाज क्या करा? फैट को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ? अब ये खाना हमारा स्मॉल टाइम में हुआ, इसने अपने आ गया। अब स्मॉल टाइम के अंदर क्या होती है? विलीज होती हैं। विली क्या करती है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। अब जो खाना डाइजेस्ट हो गया, जो एब्जॉर्ब हो गया, उसको कहाँ पे पहुँचाना है? सेल में, क्योंकि सेल में तो जाएगा ही ना, एनर्जी बनेगी, तो सेल में पहुँचाती हैं। और सेल में जब पहुँचाती हैं, वो जितना भी उसको अच्छी चीज़ से चाहिए होती है वो ले लेता है। बाकी वेस्ट जो है वो कहाँ पर जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या काम करते हैं विली? एक तो सरफेस एरिया बढ़ा देगी, ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ा देगी। दूसरा, खाने को कहाँ पे? ब्लड वेसल में पहुँचा देगी। और डाइजेस्टेड फूड जितना भी एब्जॉर्ब हुआ है वो पूरी बॉडी में हमारा चला जाएगा। अब एक यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है कि ये क्या होगा? जो प्रोटीन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एमिनो एसिड में। कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज में। और जो फैट है वो फैटी एसिड एंड ग्लाइस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये खाना पहुँच गया हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में, जिसको हम कॉलन भी बोलते हैं, ठीक है। अब जितना मतलब जो खाना था जिसमें, उसमें से अच्छा पार्ट तो वो एब्जॉर्ब हो गया, जो बेकार था, जो वेस्ट था, वो कहाँ चला गया? लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन ने क्या करा? उसमें से और वाटर, ने बोला भाई मुझे तो और वाटर चाहिए, तो उसने उसमें से और वाटर एब्जॉर्ब कर लिया। और वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद जो रेस्ट मटेरियल बचा उसको एनएस में पहुंचा दिया। सारा जितना भी था वेस्ट मटेरियल उसको एनएस में पहुंचाने के बाद क्या हो गया? अब वो रिमूव हो जाएगा आपकी बॉडी से। लेकिन आपको यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है कि जब हम एनएस में जाएगा खाना, तो उसको जो कंट्रोल करेगा वो है एनएस स्पिंचर। कि अगर ये एनएस स्पिंचर नहीं होगा तो फिर तो क्या होगा? खाना, अगर एनएस स्पिंचर नहीं हो तो फिर क्या होगा? फिर तो
आपका वॉशरूम ऐसे निकल जाएगा। तो जो कंट्रोल करता है वॉशरूम को वो है एनस स्पिंचर, ठीक है। एग्जिट मटीरियल, वेस्ट मटेरियल का एग्जिट कौन कंट्रोल करता है? एनस स्पिंचर। इस वाला जो पेज है, ये जो इसमें से 101% क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आना ही आना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपने ये रिवीजन करना है। दूसरी बात ये है कि हमारे बहुत सारे कोर्सेज चलेंगे जो कि आप मेरे टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लें, मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ पे आपको बहुत सारे कोर्स भी मिल जाएंगे, PYQs मिल जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और अलग अलग कोर्स जो हैं वो जैसे बायो का अलग हो गया, केमिस्ट्री का अलग, बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। उसमें आप अपनी वीडियोस देख सकते हैं, लाइव क्लासेस होंगी, लाइव डाउट क्लियर होंगे, तो वो आप उसको ज्वाइन कर लें, ठीक है। रेस्पिरेशन का मतलब लोग समझते हैं सांस लेना, ब्रीथिंग करना, इसी को रेस्पिरेशन बोलते हैं, लेकिन नहीं। रेस्पिरेशन क्या होता है कि फूड को क्या करते हैं ना, फूड को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के और उससे एनर्जी रिलीज करना, एनर्जी बनाना, उसी को रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। और जो एनर्जी बनती है वो किस फॉर्म में बनती है? ATP की फॉर्म में बनती है। और ये ATP होती क्या है? ये ATP क्या होती है कि एनर्जी की करेंसी। जैसे हमें 100 ATP चाहिए, 100 ATP चाहिए, तो जो करेंसी होती है एनर्जी की, उसी को बोलते हैं ATP। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या होता है? फूड को तोड़ के एनर्जी रिलीज कराना, एनर्जी बनाना। तो उसी में डिफ्रेंशिएट देख लेते हैं ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन में, कि ब्रीथिंग क्या होता है? एक फिजिकल प्रोसेस होता है, मतलब हमें यहाँ पे सांस लेने में मतलब हमें खुद करना पड़ा है, ऐसे करना पड़ा है, तो ये फिजिकली हमें करना पड़ा है। बट रेस्पिरेशन क्या है? एक केमिकल प्रोसेस है जो खुद से हो रहा है, ठीक है। और ब्रीथिंग में क्या करते हैं? हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं एयर, मतलब एयर एक्सहेल भी करते हैं और इनहेल भी करते हैं, ठीक है। बट रेस्पिरेशन में क्या करते हैं? फूड को तोड़ के एनर्जी बनाते हैं, ठीक है। और ब्रीथिंग में क्या होता है? कोई एनर्जी नहीं चाहिए, कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती, रिक्वायर्ड नहीं होती, ना एनर्जी रिलीज होती, और हमें इसमें एनर्जी चाहिए होती है। हम एनर्जी मतलब हमारी एनर्जी लगती है ब्रीथिंग में, बट कि रेस्पिरेशन में क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी बनती है। और ब्रीथिंग में एनर्जी क्या होती है? यूटिलाइज्ड होती है। और रेस्पिरेशन में क्या होती है? एनर्जी बनती है, ठीक है। और अगर हम ब्रीथिंग देखें तो नोज़ में, फिर हमारा क्या कहते हैं लंग्स में। तो अगर हम मोटा मोटा देखें तो ब्रीथिंग कहाँ पे होती है? लंग्स में होती है। और जो रेस्पिरेशन है वो कहाँ पे होती है? हैपन इन सेल, मतलब बॉडी के हर सेल में रेस्पिरेशन होगी, हर सेल में। अच्छा, एक यहाँ पे पॉइंट आ जाता है कि जो O2 है ना हमारा, जो ये O2 है, ये एक फ्यूल है रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है कि O2 जो है वो एक फ्यूल की तरह है, किसके लिए? रेस्पिरेशन के लिए। क्यों है? जैसे खाना बनाने के लिए गैस चाहिए होता है ना, तो इसी तरह O2 चाहिए होता है रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। जब O2 होगा तभी हमारी एनर्जी बनेगी, और ब्रेक डाउन होगा फूड्स का, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही रेस्पिरेशन होता है। तो O2 जो है, जो ब्रीथिंग है, वो भी हमारा मेन रेस्पिरेशन का पार्ट है, ठीक है। और O2 भी एक फ्यूल की तरह काम करता है इसमें, ओके। अब हमने देखना है कि रेस्पिरेशन होता कैसे है। तो हमने पढ़ा कि हमारा जो फूड था वो डाइजेस्ट हो गया, और डाइजेस्ट हो गया क्या हुआ? किस में कन्वर्ट हो गया? कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट क्या हुआ? ग्लूकोज में। अब वो जो ग्लूकोज था वो विलाई के थ्रू उसने किसको दे दिया? विलाई ने ब्लड वेसल्स को दे दिया, और ब्लड वेसल्स से वो हमारे पूरे सेल में, बॉडी के चला गया। पूरे सेल में जाने के बाद ग्लूकोज क्या है? 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। वो कहाँ गया? हमारे सेल्स में गया, सेल्स में साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म क्या होता है? जो फ्लूइड होता है सेल में, उसमें गया, और उस सेल में उसको ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर दिया? और छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया, 3 कार्बन मॉलिक्यूल। ग्लूकोज क्या था? 6 कार्बन मॉलिक्यूल, और उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया, बाकी एनर्जी रिलीज कर दी, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन हुआ, क्या कि ग्लूकोज को सेल में जब वो गया तो उसको और ब्रेक डाउन किया, और ब्रेक डाउन होने के बाद वो 3 कार्बन में कन्वर्ट हो गया, जिसको बोलते हैं पायरूवेट, और उससे क्या हो गई? हमारी एनर्जी रिलीज हो गई, ठीक है। अब हमने पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? सेल के अंदर होता है, और क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। तो पावर हाउस ऑफ द सेल का मतलब क्या है? कि एनर्जी होगी। तो अब हम सबसे पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं कि अगर, मतलब ये फर्स्ट स्टेप तो हमने पढ़ लिया कि ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में छोटा होकर पायरूवेट में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे कि अगर ये प्रेजेंस है ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का प्रेजेंस है, और कहाँ पे है? माइटोकॉन्ड्रिया, सेल के अंदर। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में अगर पायरूवेट है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और एनर्जी में। मतलब वहाँ से ये छोटे मॉलिक्यूल में टूट गया। रेस्पिरेशन का मतलब ये ना, छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ना, एनर्जी कन्वर्ट करना। तो पहले ग्लूकोज से पायरूवेट में 3 कार्बन में टूटा, और कार्बन से फिर माइटोकॉन्ड्रिया में, जहाँ पे एक ऑक्सीजन जो है प्रेजेंस है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में, मतलब 1 कार्बन में टूट गया। तो यहाँ पे हमें बहुत सारी एनर्जी मिल गई, ठीक है। दूसरा हम पढ़ने जा रहे हैं कि लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब जब ऑक्सीजन हो ही ना, बिल्कुल लैक हो जाए, मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन, थोड़ा कमी हो। जैसे हम लोग
भागते हैं, ठीक है, दौड़ते हैं, तो उस टाइम पे हमें सांस तो आती नहीं है, हाँ हाँ ऐसे ऐसे करते रहते हैं, तो उस टाइम पे सांस नहीं आती तो क्या होता है, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं आ रहा, लेकिन हमें भागना है, दौड़ना है, तो हमें एनर्जी तो चाहिए होगी। तो यहाँ पे हमारा जो होता है वहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से एनर्जी तो बॉडी बनाएगी, लेकिन वो किस में कन्वर्ट कर देगी, लैक्टिक एसिड और एनर्जी में, ठीक है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और एनर्जी में। ये कहाँ पे होता है, किस मसल्स में होता है, ये जो मसल्स बोन से अटैच होती हैं उन मसल्स में ये होता है। तो ये क्या करेगा, जब हम लोग भागते हैं और दौड़ते हैं तब ऑक्सीजन तो होता नहीं है, ठीक है, लैक हो जाता है, कमी हो जाती है ऑक्सीजन की। तो कमी होने की वजह से क्या हो जाता है, जब कमी हो जाएगी ऑक्सीजन की तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लैक्टिक एसिड और एनर्जी में। और इसको हम लैक्टिक एसिड रेस्पिरेशन भी बोलते हैं और फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब जब बिल्कुल ही ऑक्सीजन ना हो, मतलब अब बिल्कुल ही ऑक्सीजन नहीं है, और ये ईस्ट में होता है, ईस्ट में बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं होगा, तो वो क्या होगा, किस में कन्वर्ट कर देगा, एथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी में। और एथेनॉल क्या होता है, एक एल्कोहल होता है, जो कि आपने पढ़ा होगा, एल्कोहलिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन बोलते हैं इसको। और फर्मेंटेशन किसको बनाने के लिए काम आती है, बियर को, तो ये प्रोड्यूस करता है बियर। तो मतलब जहाँ पे बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं होगा वहाँ पे कन्वर्ट कर देगा एथेनॉल में, ठीक है। मतलब तोड़ा तो उसने, जब ऑक्सीजन की कमी थी तब तोड़ा, बट कम तोड़ा, 2 कार्बन में तोड़ा, यहाँ पे देखो 2 कार्बन में तोड़ा। जब ज़्यादा था तो वो फिर 1 कार्बन में और छोटा कर दिया, और जब कम थी, ऑक्सीजन की कमी थी, मतलब एब्सेंस था, ऑक्सीजन था ही नहीं, तो उसने तोड़ा, बट ज़्यादा छोटा नहीं करा, थोड़ा छोटा करा है, ठीक है। तो इस तरह से, और ऑक्सीजन तो फ्यूल होता है, तो फ्यूल तो चाहिए होगा ना तोड़ने के लिए, तो इसी तरह जितना कम है, सबसे ज़्यादा जो है, सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में बनेगी, जब ऑक्सीजन होगा, फिर जहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा, और फिर जहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ा कम है, और यहाँ पे है ही नहीं। तो जहाँ पे ऑक्सीजन होगा इस वाले को हम क्या बोलेंगे, जहाँ पे ऑक्सीजन होगा इस वाले को हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन। और ये जो 2 हैं इनको क्या बोलेंगे हम, एरोबिक मतलब ऑक्सीजन है, और जिसमें ऑक्सीजन नहीं है उसको क्या बोलेंगे, एनेरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। इसको हम बोलेंगे एनेरोबिक रेस्पिरेशन, और जहाँ पे हमारी ऑक्सीजन है उसको क्या बोलेंगे हम, एरोबिक, ठीक है। कि ये जो है ये हमारा कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन में बचा, और ये जो है ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये लैक्टिक एसिड वाला। लैक्टिक एसिड में क्या होता है, जब आप जल्दी काम करवाते हो, आपने क्या कहा, जब आप भाग रहे थे तो आपने क्या कहा, जल्दी एनर्जी बनाओ। तो जब आप जल्दी काम कराओगे, जल्दी एनर्जी बनाने के लिए बोलोगे, तो हम अब जल्दी का काम तो शैतान का होता है, तो वो हमें क्या देगा, क्रैम्प। यहाँ पे कैम्प लिखा है, दैट इज़ क्रैम्प, कि वो हमें क्या देगा, क्रैम्प देगा, मतलब क्रैम्प मतलब हमें दर्द देगा। तो इसलिए हमारे मसल्स में पेन होने लगता है, क्रैम्प होने लगता है, फटीग होने लगता है, कि दर्द होने लगता है। जब कोई चीज़ जल्दी होगी तो लैक्टिक एसिड की वजह से हमारे जो बॉडी है उसमें क्या होने लगेगा, पेन, मसल्स में जो हमारे पेन होने लगा लैक्टिक एसिड की वजह से। ओके, 2024 में भी ये क्वेश्चन आया, 22 में भी ये क्वेश्चन आया, और 20 में भी क्वेश्चन आया था। तो अभी इसका आंसर आप मेरे को कमेंट में बताना कि ग्लूकोज 6 कार्बन का था, जब वो साइटोप्लाज्म में गया, जब वो सेल में गया, जब वो साइटोप्लाज्म के सेल में गया, तो वो किस में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, आप बताना मुझे देख के। और फिर उसके बाद 3 कार्बन में कन्वर्ट हुआ, उसको क्या बोलते हैं, जब O2 मतलब माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंस था सेल के अंदर, किस में, माइटोकॉन्ड्रिया में गया, और वहाँ पे O2 प्रेजेंट था, तो वो किस में कन्वर्ट हुआ। तो ये मेरे को आप कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, तो अभी हमने देखा कि ग्लूकोज जो है वो साइटोप्लाज्म के थ्रू पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया। जब वो साइटोप्लाज्म में गया सेल में, तो पायरुवेट में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो वो इथनॉल अल्कोहल बन गया, लैक ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो लैक्टिक एसिड बन गया, और अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। तो अभी हम पढ़ेंगे एरोबिक एंड एनारोबिक। जब एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ तो ऑक्सीजन चाहिए थी, और जब एनारोबिक हुआ तो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं हुई। तो यहाँ पे देखो वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं थी एनारोबिक में, और एरोबिक में क्या थी, ऑक्सीजन थी। और एरोबिक में ही सबसे ज़्यादा एनर्जी बनी है ऑक्सीजन की वजह से, और एनारोबिक में कम एनर्जी बनी है। मैंने बताया था ना कि एरोबिक में कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया, मतलब पूरा ऑक्सीडेशन हो गया, और एनारोबिक में क्या हुआ, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। ब्रेकडाउन तो ग्लूकोज का हुआ, बट एक में कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया और एनारोबिक में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो गया। और ये जो है एरोबिक जो है वो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ, और एनारोबिक सिर्फ साइटोप्लाज्म में हुआ, ठीक है। उसके बाद तो इथनॉल वगैरह बना, उतना ज़्यादा नहीं हुआ, तो वो सिर्फ साइटोप्लाज्म में हुआ, और वो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में हुआ। अच्छा, इनके एंड प्रोडक्ट आप याद रखना, एंड प्रोडक्ट क्या क्या बने हैं, जैसे कि एरोबिक में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनी, और एनारोबिक में एंड प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड, इथनॉल,
अल्कोहल मतलब और लैक्टिक एसिड बना। तो ये एंड प्रोडक्ट आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन पढ़ने जा रहे हैं हम, जहाँ सबसे पहले क्या होता है, नॉस्ट्रल में एयर कहाँ पे एंटर होती है, हमारी नोज़ में। और नोज़ में क्या होते हैं, छोटे 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 हेयर और म्यूकस होता है, जो कि फिल्टर कर देते हैं, क्या कर, जो भी वेस्ट चीज़ होता है उसको फिल्टर कर देते हैं। बाकी एयर जो होती है वो नीचे लंग्स में चली जाती है। तो नसल पैसेज हैव अ हेयरलाइन पैसेज फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, एयर का फिल्टर करते हैं। पैसेज लाइन विद म्यूकस, उसके अंदर क्या होता है, म्यूकस होता है, जो डर्ट और डस्ट को क्या कर देता है, फिल्टर कर देता है। और बाकी एयर हमारा कहाँ चला जाएगा, हमारे लंग्स में। उसके बाद क्या होता है, अब जब लंग्स में चला गया तो उसके बाद क्या हुआ, ट्रैकिया। अब ट्रैकिया में गया, देखो ट्रैकिया से पहले भी हमारे पास क्या है, फेर्निक्स है। फेर्निक्स क्या होता है, कॉमन पैसेज होता है फूड एंड एयर का। जब भी बोलते हैं ना कि खाते हुए बात नहीं करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए खाते हुए बात, क्योंकि ये कॉमन पैसेज है, मतलब यहीं से फूड जा रहा है, यहीं से एयर जा रही है, तो ऐसा ना हो दोनों टकरा जाए जिसकी वजह से एयर ब्लॉक हो जाए, इसलिए खाते हुए बात नहीं करनी चाहिए। और ये दोनों का कॉमन पैसेज है, ये वाला जो अंदर की तरफ है ये फेर्निक्स, और जो बाहर की तरफ है वो लैरिंक्स होता है। और लैरिंक्स क्या होता है, हमारा वॉइस बॉक्स होता है, जो प्रोड्यूस क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वोकल कॉर्ड, ठीक है। और लैरिंक्स के बाद जहाँ से एयर पास होती है वो होती है ट्रैकिया। और ट्रैकिया क्या होता है, विंड पाइप, जिसको हम सांस की नली भी बोलते हैं, तो वो हमारा विंड पाइप होता है, ठीक है। अब विंड पाइप के अंदर ये देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे ध्यान से तो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर गोल 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 टाइप का बना है, जिसको बोलते हैं रिंग ऑफ कार्टिलेज। ये क्या करता है, कोलैप्सिंग से बचाता है, ट्रैकिया को कोलैप्सिंग से बचाता है। ऐसा ना हो कि पिचक जाए, अगर कोलैप हो गया, पिचक गया, तो फिर तो एयर नहीं जाएगी ना, फिर तो एयर क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, और बाहर अंदर नहीं जा पाएगी, और हम मर भी सकते हैं। इसलिए यहाँ पे इस तरह के कार्टिलेज होते हैं। और ये क्वेश्चन CBSE 23, 21 एंड 19 में आ चुका है, ठीक है। उसके बाद अब ये जो ट्रैकिया है ये किस में डिवाइड हो जाता है, ब्रोंकी में। किस में डिवाइड हो गया, ब्रोंकी में। अब जैसे ये यहाँ पे देखोगे, ये अपने डायग्राम में देखना है, यहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा, तो ये ब्रोंकी में डिवाइड होता है, गुच्छे गुच्छे टाइप में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये ब्रोंकी में डिवाइड हो गया, और फिर वो जो ब्रोंकी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, ब्रोंक्यूल्स में। अब जो ये ब्रोंक्यूल्स है, जो गुच्छे गुच्छे टाइप के हैं, ये होते हैं ब्रोंक्यूल्स। और ये ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं, लार्ज ईच ब्रोंकी डिवाइडेड इनटू लंग्स। और ये ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं लंग्स के अंदर होते हैं, लंग्स में डिवाइड हो जाते हैं। और स्मॉल स्मॉल ट्यूब होते हैं जो कि लंग्स में होते हैं, ठीक है, जिसको ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। और ये ब्रोंक्यूल्स क्या करते हैं, एयर को पास करने का काम करते हैं, किसमें, एल्वुली में। अब ये एल्वुली क्या है, ये मैं आपको बता देती हूँ। ये एल्वुली क्या है, जो ये गोले 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 गोले, एक मिनट, ये जो आपको गोले 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 छोटे 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 गोले दिखेंगे ना ब्रोंक्यूल्स के बाद, उसको बोलेंगे एल्वुली। और जो ये एल्वुली होगी, ये क्या होगी, अभी हम पढ़ते हैं एल्वुली, ये लास्ट टॉपिक है। एल्वुली क्या है, एक टाइनी है, छोटी सी है, बैलून लाइक, छोटे 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 बैलून लाइक सैक होते हैं। और वो इतने पतले होते हैं ना, कि इतने पतले होते हैं, जब ऑक्सीजन आएगा ना बाहर से, तो जो ऑक्सीजन आएगा बाहर से वो क्या होगा, उसके साथ लिंक होंगे, जैसे बहुत पतले होंगे और ब्लड के साथ लिंक होंगे, तो ब्लड को ऑक्सीजन दे देंगे और खुद क्या ले लेंगे, CO2 ले लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे। तो इतने पतले होते हैं, इतने पतले, बहुत ही ज़्यादा थिन होते हैं, और ब्लड से कनेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से वो एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एल्वुली आर द टाइनी, छोटे छोटे बैलून लाइक एयर सैक होते हैं, जो कि ब्रोंक्यूल्स के एंड में लोकेटेड होते हैं। इसकी वॉल इतनी थिक होती है कि वो डिफ्यूजन कर सके, CO2 ले सके और O2 दे सके, ठीक है। और ब्लड कैपलरीज, कैपलरीज क्या होते हैं, जब बड़ी बड़ी ब्लड की ट्यूब्स, जो ब्लड वेसल है उनकी ट्यूब जब छोटी 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 में कन्वर्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं कैपलरीज, ठीक है। और एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है लंग्स के बीच में, जो कि मैंने बता दिया, ठीक है। बहुत सारे एल्वुली होते हैं, एक लंग के अंदर बहुत सारे एल्वुली होते हैं, जो ये डिफ्यूजन का काम करते हैं, मतलब गैसेस का एक्सचेंज का काम करते हैं। तो एक और बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, हमारा जो है एयर कहाँ पे आई, नॉस्ट्रल में। नॉस्ट्रल में म्यूकस होता है और हेयर्स होते हैं, जो एयर को फिल्टर कर देते हैं और उसको कहाँ पे पहुँचा देते हैं, ट्रैकिया में। उससे पहले फैर्निक्स होता है, फैर्निक्स एक कॉमन पैसेज होता है, ठीक है। और फिर लैरिंक्स, जो कि वॉइस होता है, वॉइस कॉर्ड होता है। और फिर वो ट्रैकिया में गया विंड पाइप में। विंड पाइप कोलैप्स ना हो इसलिए उसमें रिंग ऑफ कार्टिलेज होता है। उसके बाद ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है किसमें, ब्रोंकी में। और वो ब्रोंकी भी आगे डिवाइड हो जाते हैं ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है। ब्रोंकी क्या बना देते हैं, ब्रोंक्यूल्स बना देते हैं, बड़े बड़े ब्रोंक्यूल्स बनाते हैं, और वो डिवाइड कर देते हैं लंग में। अब वो जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो छोटे 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 किस में हो जाते हैं, जो गुच्छे टाइप थे ब्रोंक्यूल्स, जो छोटे 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 क्या बना दिए, गोले टाइप के, एल्वुली। और एल्वुली की क्या होती है, बहुत ही टाइनी होती है, बैलून लाइक एयर सैक होती है, ठीक है। और वो ब्लड से बिल्कुल कनेक्ट होती है, उसकी बाहर वाली लेयर, और वो एक्सचेंज कर लेती है, डिफ्यूजन कर लेती है ऑफ गैसेस का, ठीक है।
देखो डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम एक लार्ज डोम शेप मसल होती है जो हमारी चेस्ट और एब्डोमेन को क्या करती है, सेपरेट करती है। इसकी जो ओरिजिनल पोजीशन है वो डोमी शेप की है, इस तरह की डोमी शेप की है, ठीक है, ओरिजिनल। लेकिन क्या होता है जब हम सांस लेते हैं, जब हम इनहेल करते हैं, ठीक है, सांस लेते हैं, तो क्या होता है ये जो होता है डोम शेप से फ्लैट शेप में आ जाता है। और जब ये फ्लैट शेप में आता है तो क्या होता है, चेस्ट का एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है। और फिर क्या होता है यहाँ पे अगर हम एक्सहेल करते हैं, मतलब सांस जो है वो हम एक्सेल करते हैं, छोड़ते हैं, तो ये स्ट्रेट से फिर से किस शेप में आ जाता है, फिर से ये डॉम शेप में आ जाता है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में क्या होता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, और एक्सहेलेशन में क्या होता है, डायफ्राम रिलैक्स होता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो फ्लैट हो जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, और एक्सहेल होगा तो ऊपर की तरफ जाएगा और फिर से डोम शेप में हो जाएगा। यहाँ पे इनहेल करेंगे तो चेस्ट कैविटी बड़ी हो जाएगी, यहाँ पे चेस्ट कैविटी छोटी हो जाएगी, और यहाँ पे एयर जो है वो भर गई लंग्स में। इनहेल कर रहे हैं तो एयर आ ही रही है, और जब बाहर निकाल रहे हैं तो वो लंग से बाहर निकल गई। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है रेसिडियल वॉल्यूम के ऊपर। रेसिडियल वॉल्यूम क्या होती है कि कुछ अमाउंट जो है लंग्स अपने अंदर रख लेते हैं, O2 और CO2 का कुछ अमाउंट रख लेते हैं। तो कभी कभी बचपन में ऐसा हुआ होगा ना कि हम सांस रोक लेते हैं, चलो देखते हैं कौन सबसे ज़्यादा सांस रोकता है, ऐसे कंपटीशन लगाते होंगे आप लोग कि देखते हैं कौन कितने सेकंड तक सांस रोकता है। तो जब हम सांस रोकते हैं तो क्या होता है कि जब हम सांस रोकते हैं ना, तो जो लंग्स के अंदर थोड़ा सा ऑक्सीजन और CO2 होता है वो उसको एक्सचेंज वगैरह करवा लेते हैं, तो उस टाइम तक हम सांस रोक लेते हैं। बाकी फिर जब वो खत्म हो जाता है तो फिर हमें लगता है कि अब हमें सांस लेनी चाहिए, तब हम फिर से सांस ले लेते हैं। इसी को बोलते हैं रेसिडियल वॉल्यूम, ठीक है। पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट, ठीक है। प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होती है, जो कि मैंने बताया था एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके थ्रू होती है, स्टोमेटा के थ्रू होती है। अब डे के टाइम में एंड नाइट के टाइम में कैसे होगी, तो देखो डे के टाइम में क्या होती है, प्लांट में क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है ना, फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल होता है हमारा ज़रूरी। तो जब ये वाली रिएक्शन आपको याद होगी ना कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला सनलाइट और उसके प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, तो क्या बना था हमारा कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना था। तो जो ऑक्सीजन है फोटोसिंथेसिस में क्या प्रोड्यूस होती है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, और रेस्पिरेशन में क्या प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। अब जो रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होती है वो क्या करता है, डे के टाइम में फोटोसिंथेसिस को क्या ज़रूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। तो डे के टाइम में फोटोसिंथेसिस के लिए जब कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है तो जो भी रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड बनी है ना वो सारी यूज़ हो जाती है फोटोसिंथेसिस में। मतलब जितनी भी रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है वो फोटोसिंथेसिस यूज़ कर रहा है अपना खाना बनाने के लिए, ठीक है, एनर्जी ग्लूकोज बनाने के लिए। और जो उसका रिजल्ट बनता है, मतलब नेट रिजल्ट, हमें डे के टाइम पे सिर्फ क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। तो क्या मिलती है, सिर्फ ऑक्सीजन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन से बनी बट वो कहाँ यूज़ हो गई, फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो गई। और नाइट के टाइम में क्या हुआ, नाइट के टाइम में अब कोई फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रही, तो रेस्पिरेशन में क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। और जब रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है तो अब कार्बन डाइऑक्साइड तो यूज़ नहीं हो रही फोटोसिंथेसिस में, तो हमें नेट रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। अब आप बोलोगे ऑक्सीजन क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन इसलिए नहीं मिलेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही। जब तक फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, इसलिए हमें सिर्फ रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, तो रात के टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है 2020 में, 19 में और बहुत सारे बोर्ड के एग्जाम में। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट रेस्पिरेशन इन द प्लांट इज करेक्ट, कौन सी फ्लोइंग स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो आप पॉज करके इसका आंसर कमेंट में दे दो, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। तो आप ये वीडियो को पॉज करके इसका आंसर कमेंट में दे दो। तो कौन सी है जो करेक्ट है प्लांट के लिए रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन इन प्लांट अकर ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम, क्या रेस्पिरेशन सिर्फ डे टाइम में होता है, नहीं तो नाइट में भी होता है। ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन इन द प्लांट, क्या ऑक्सीजन रिक्वायर नहीं होगी, ऑक्सीजन तो रिक्वायर होती है, गलत। ओनली लीव कैरी आउट रेस्पिरेशन इन प्लांट, क्या सिर्फ प्लांट की लीव ही कैरी आउट करती है रेस्पिरेशन को, नो। बोथ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन अकर इन लीव ड्यूरिंग द डे, तो डे के टाइम में फोटोसिंथेसिस भी हो रही थी और रेस्पिरेशन भी हो रही थी, तो ये ठीक है। बट नाइट के टाइम में सिर्फ रेस्पिरेशन होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, ओके। इन फिश और ब्रीथिंग इन फिश में हमने क्या पढ़ना है कि कैसे ये ब्रीथ करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है ना, जो फिश होती है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है उनके लिए ब्रीथ करना, क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ पे डिजॉल्व होता है, वाटर में डिजॉल्व होता है, तो उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, पहले माउथ को ओपन करते हैं और फिर वहाँ से पानी लेते हैं और पानी में से ऑक्सीजन डिजॉल्व कर देते हैं ब्लड में। बाकी जो पानी बचा हुआ है वो यहाँ से गिल्स के थ्रू बाहर निकाल देते हैं, तो ठीक है। तो इसमें ये पॉइंट याद रखना कि अगर गिल्स ओपन है तो माउथ क्लोज रहेगा, और अगर माउथ ओपन है तो गिल्स क्लोज रहेगी, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर गिल ओपन है
तो माउथ क्लोज, ठीक है, गिल ओपन है तो माउथ क्लोज, माउथ ओपन है तो गिल क्लोज। यहाँ पे पढ़ने है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म एंड एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का डिफरेंशिएट। देखो टेरेस्ट्रियल में क्या होता है, जो हम लैंड पे रहते हैं, और लैंड पे रहते हैं तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, ब्रीथ करेंगे, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेंगे। बट एक्वेटिक कहाँ से ऑक्सीजन लेता है, वाटर से लेता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन लेता है वाटर से, ठीक है। और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, इनका ब्रीथिंग रेट ऑफ ब्रीथिंग लेस होता है, हम लोगों का रेट ऑफ ब्रीथिंग क्या होगा, कम होगा, क्योंकि हम फोर्सफुल नहीं कर रहे, हम तो बस ले रहे हैं। लेकिन जो फिश है उनको तो मेहनत करके अपना ऑक्सीजन लेना पड़ रहा है, तो इनका जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन किस में डिजॉल्व होता है, वाटर में, इसलिए। पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि कोई भी सब्सटेंस को पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करना, फूड हो, ऑक्सीजन हो, CO2 हो, कुछ भी पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र होना, उसी को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। जैसे ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाता है और फिर वहाँ से ब्लड में जाके ब्लड हर सेल में उसको पहुँचा देता है, इस तरह से ही। अब ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन दो टाइप का होता है, एक होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें आता है, और एक होता है लिम्फेटिक। लिम्फेटिक थोड़ा छोटा है, वो हम पढ़ लेंगे। अभी हम सर्कुलेटरी सिस्टम करेंगे। और सर्कुलेटरी सिस्टम में मेन पार्ट क्या होता है, हार्ट, ठीक है, जो पंप करता है ब्लड, और ब्लड वेसल्स जो इसको ब्लड को लेके जाती हैं, ब्लड वेसल्स। ओके, अरे ब्लड क्या होता है, रेड कलर का होता है, सबको ही पता है रेड कलर का होता है, और कनेक्टिव टिश्यू होता है ये क्या करता है, फूड को और सब चीज़ों को ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसफॉर्म का काम करता है ये, ठीक है, और वेस्ट वगैरह को भी रिमूव करता है। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ब्लड के कॉम्पोनेंट कौन कौन से होते हैं। ब्लड के 3 कॉम्पोनेंट होते हैं, पहला है प्लाज्मा, दूसरा है RBC और तीसरा है WBC। प्लाज्मा क्या करता है, जो ये दिख रहा है फ्लूइड टाइप का, सबसे ज़्यादा फ्लूइड मीडियम जो है सबसे ज़्यादा प्लाज्मा ही होता है, सबसे बड़ा, और जो फ्लूइड टाइप का है वो प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा क्या करता है, फूड को ट्रांसफ़र करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसफ़र करता है, और नाइट्रोजनियस वेस्ट को ट्रांसफ़र करता है। ये जो येलो कलर का दिख रहा है ये प्लाज्मा है, और सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को प्लाज्मा ही ट्रांसफ़र करता है। फिर RBC के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, और RBC किसको ट्रांसफ़र करता है, RBC O2 को ट्रांसफ़र करता है, ऑक्सीजन को, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को भी करता है बट ज़्यादा ऑक्सीजन को करता है, और एक हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन मिलके वो उसको ट्रांसफ़र कर देता है। और WBC क्या करता है, WBC इन्फेक्शन से फाइट करता है, ठीक है, ये तो बताइए। WBC क्या करता है, इन्फेक्शन से फाइट करता है, एंटीबॉडीज़ से, ठीक है, और इम्यूनिटी हमें देता है। और यहाँ पे प्लेटलेट्स नहीं लिखा हुआ, प्लेटलेट्स क्या करते हैं, अगर हमारी चोट लग जाती है तो उस पर क्लॉट करने का काम, ठीक है, वो प्लेटलेट्स करता है, क्लॉटिंग का काम। ओके, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, जो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होती हैं, जो ट्यूब्स की नेटवर्क होती है, उसी को हम बोलते हैं ब्लड वेसल। अब इसमें हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं कि आर्टरीज क्या होता है, वेन्स क्या होता है, कैपिलरीज क्या होता है। अब देखो आर्टरीज क्या होते हैं ना, जो ब्लड हार्ट ने पंप किया, ऑक्सीनेटेड ब्लड जो हार्ट ने पंप किया, वो आर्टरीज लेके जाएगा, कैरी करेगा, अपने साथ लेके जाएगा हार्ट से। और वेन क्या है, वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा बाद में हार्ट को ही ला के दे देगा, ठीक है, मतलब आर्टरीज लेके जा रहा है और वेन्स जो है वो लेके आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आर्टरी क्या कैरी करता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड, बट वेन क्या कैरी करता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ठीक है। और आर्टरीज है, अब ब्लड निकल रहा है, मतलब हार्ट पंप आउट कर रहा है ब्लड, तो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में करेगा, इसलिए आर्टरीज में प्रेशर हाई होता है। और वेन्स क्या है, वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आ रहा है, तो वो जो है वो लो प्रेशर होगा, ठीक है, प्रेशर उसका कम होगा। और आर्टरीज का प्रेशर ज़्यादा है तो इसकी थिक एंड इलास्टिक वॉल होंगी, बट जो वेन है उसकी थिन एंड लेस इलास्टिक वॉल होंगी, ठीक है, थिन होंगी वॉल्स। और इस वेल्व्स, आर्टरीज में वेल्व प्रेजेंट नहीं होता। वेल्व्स क्यों नहीं प्रेजेंट होता, वेल्व्स मतलब कि बंद होना, कि बैक फ्लो ना हो, उसको बंद कर देना, उसको बोलते हैं वेल्व्स, ठीक है। तो बैक फ्लो तो होगा नहीं, अब जब ब्लड जा रहा है प्रेशर से तो वापस तो आने वाला है नहीं, प्रेशर से जा रहा है पूरी बॉडी में, तो वापस तो आएगा नहीं, इसलिए उसमें वेल्व प्रेजेंट नहीं होती। बट वेन्स में प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि जब वो, जैसे कि आपके पैरों में, अभी यहाँ पे पढ़ना कि जैसे पैरों में क्या होगा, पैरों की तरफ से जब डीऑक्सीनेटेड ब्लड वापस आएगा ऊपर की तरफ, तो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, तो इसलिए वहाँ पे वेल्व होता है कि बैक फ्लो ना हो, वो बाद में वापस ना जाए। यहाँ पे ना वेल्व्स इन द वेन्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन द इंश्योरिंग ब्लड फ्लो इन द करेक्ट डायरेक्शन, स्पेशली टुवर्ड द हार्ट इवन अगेंस्ट द ग्रेविटी। ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएगा, जब पैरों में से आएगा ऊपर की तरफ, तो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, बैक फ्लो हो सकता है, इसलिए उसमें वेल्व्स होती हैं, ठीक है। और कैपिलरीज क्या होती हैं, कैपिलरीज क्या होती हैं, जब ये देखो जो रेड कलर की है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, इसलिए वो रेड कलर की आर्टरी। और जो हमारी जो ब्लू कलर की हैं, जो आप अपने हैंड्स में भी देख सकते हो, जो ब्लू कलर की हैं वो हमारी वेन्स हैं, और वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। तो जो कैपिलरीज होता है वो आर्टरी और वेन को कनेक्ट करता है, ठीक है, दोनों को कनेक्ट करेगा। अगर किसी ब्लड के सेल को CO2 चाहिए किसी ब्लड के सेल को
ऑक्सीजन चाहिए तो वो ऑक्सीजन दे देगा, और अगर उसको CO2 किसी वेन्स को देना है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड देना है, तो वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड वेन्स को दे देगा और वो लेके चला जाएगा। ठीक है, ये ट्रांसफ़र करता है दोनों, ऑक्सीनेटेड भी और डीऑक्सीनेटेड ब्लड भी। ठीक है, इसका प्रेशर मॉडरेट होता है, मतलब नॉर्मल होता है। इसकी जो वेरी थिन होती है, देखो यहाँ पे ये कैपिलरीज है ना, कनेक्ट कर रही हैं, तो ये मोटे मोटे पाइप तो आर्टरी और वेन के हो गए, और जो इसमें थिन थिन पाइप हैं जो इन दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए वेरी थिन होती है, बहुत पतली होती हैं, और इसमें वेल्स तो प्रेजेंट नहीं होती, एब्सेंट होती हैं। एक एक्सेप्शन है, अब आप बोलोगे आर्टरी तो ऑक्सीनेटेड ब्लड ही कैरी करता है, डीऑक्सीनेटेड तो करेगा नहीं, बट ये एक एक्सेप्शन है कि जो पल्मनरी आर्टरी है वो कैरी करता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड, और जो पल्मनरी वेन है वो कैरी करता है ऑक्सीनेटेड ब्लड। बट जो हमारा आर्टरीज है, नॉर्मल आर्टरीज है, वो कैरी करेगा क्या, ऑक्सीनेटेड, और वेन्स जो है वो डीऑक्सीनेटेड। बट अगर हम पल्मनरी आर्टरी की बात करें तो वो कैरी करेगा डीऑक्सीनेटेड, और पल्मनरी वेन की बात करें तो वो कैरी करेगा ऑक्सीनेटेड ब्लड। ओके, अब हमने ब्लड पढ़ लिया, ब्लड वेसल्स पढ़ लिया। अब हम हार्ट पढ़ते हैं। हार्ट क्या होता है, मस्कुलर ऑर्गन जो पंप करता है ब्लड, मतलब हार्ट एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ पंप करती है ब्लड, बाकी काम ऑक्सीजन को लेके आना, CO2 को निकालना, वो सब काम लंग्स करता है, बट हार्ट पंप करता है। तो यहाँ पे अभी हम समझते हैं कि जैसे यहाँ पे ये हार्ट है, ठीक है, यहाँ पे ये हार्ट है, तो जो ये हार्ट है, यहाँ पे लंग्स के पास क्या आया, O2 आया, ऑक्सीजन आया, उसके पास अब O2 को उसने अपने पास तो ले लिया, बट उसको पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करना है, तो लंग्स क्या करेगा, वो खुद तो कर नहीं सकता, तो वो हार्ट को दे देता है ऑक्सीनेटेड ब्लड। तो लंग्स ने क्या किया, ऑक्सीनेटेड ब्लड क्या दे दिया, हार्ट को दे दिया। फिर वो हार्ट से ऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ पे चला गया, पूरी बॉडी में चला गया। फिर उस बॉडी ने क्या किया, O2 ले लिया, सेल्स ने क्या किया, O2 ले लिया, और जो बाकी रेस्पिरेशन वगैरह हुआ उसमें से जो वेस्ट मटेरियल निकाला, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको क्या करा, डीऑक्सीनेटेड। फिर से उसको कहाँ पे पहुँचाना है, CO2 को कहाँ पे पहुँचाना है, लंग्स पे पहुँचाना है। बट अब बॉडी के पास इतना प्रेशर तो है नहीं कि वो लंग्स पे पहुँचा सके, तो वो बॉडी क्या करती है, सारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड भी हार्ट को दे देती है, और हार्ट से फिर वो लंग्स में चला जाता है, और लंग्स से CO2 बाहर चला जाता है। अब हार्ट जो है वो पूरे 4 हिस्सों में डिवाइडेड है, पहले बीच में से और फिर ऐसे। तो हम इसको ऐसे बोलते हैं, जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो आर्टरी होता है, और जो नीचे वाला पार्ट होता है वो हमारे वेंट्रिकल होते हैं। ठीक है, आर्ट्रियम जो होता है वो आर्ट्रियम ऊपर हो गया, वेंट्रिकल नीचे हो गए। यह इधर वाला पार्ट लेफ्ट आर्ट्रियम, उधर वाला पार्ट राइट आर्ट्रियम। अच्छा, आपको पता है जो ब्लड को लेके जाता है, जो हार्ट से ब्लड को लेके जाता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड को जो लेके जाता है वो आर्टरी होता है। ठीक है, और जो लेके आता है हार्ट में वो वेन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे लंग्स पे फिर से वही शुरू कर देते हैं कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो आर्ट्रियम, जो नीचे वाला पार्ट है वो वेंट्रिकल। स्टार्ट अगेन, लंग्स में O2 आया, और O2 आया तो लंग्स ने क्या किया, सारा ऑक्सीनेटेड ब्लड किसको पहुँचा दिया, हार्ट को पहुँचा दिया। अब हार्ट ने क्या किया, वो अपना हार्ट ने क्या किया, उसको खोला नीचे, लेफ्ट आर्ट्रियम से वेंट्रिकल का नीचे खोला, और सारा ब्लड नीचे दे दिया, और सारा ब्लड नीचे देने के बाद फिर वो सारा का सारा ब्लड हमारे बॉडी ऑर्गन्स में चला गया। अब जो यहाँ से जो ब्लड को लेके जा रहा है वो आर्टरी होती है, ऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके जा रही है, और जो मेन आर्टरी होती है जो ऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके जाती है वो होती है अयोटा। यहाँ पे O आएगा, यहाँ पे गलत लिखा है, अयोटा। ठीक है, जो मेन आर्टरी होती है, जो बड़ी आर्टरी होती है वो अयोटा होती है। अब बॉडी ऑर्गन ने उसको O2 ले लिया, अब CO2 वापस किया, तो उसको वेना कावा, ये वेना गावा लिखा है बट ऐसे वेना कावा जो मेन वेन होती है, और वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लाके किसको दे दिया, राइट आर्ट्रियम को दे दिया, ऊपर दे दिया। अब राइट आर्ट्रियम में क्या किया, नीचे वाला अपना वेंट्रिकल खोला, और वेंट्रिकल से खोलने के बाद उसको क्या कर दिया, लंग्स में पहुंचा दिया, और लंग्स में वो चला गया। ठीक है, अब जो मैंने बताया जो अवे ऑफ द आर्टरी, मतलब जो हार्ट से दूर की तरफ लेके जा रही है, क्या लेके जा रही है, हार्ट से दूर की तरफ लेके जा रही है, वो क्या होनी चाहिए थी, आर्टरी। हार्ट से जो ब्लड दूर की तरफ लेके जाती है वो आर्टरी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हार्ट से दूर लेके जा रही है ना, लंग्स में लेके जा रही है, तो इस पल्मनरी आर्टरी, इसलिए हम इसको पल्मनरी आर्टरी कहते हैं, जबकि वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, वो एक्सेप्शन है। और यहाँ पे देखो वो लेके आ रही है, जो लेके आता है वो वेन होता है, बट वो यहाँ पे लेके आ रही है और ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आ रही है, तो हम लोग पल्मनरी वेन बोल देंगे। ठीक है, जो लेके आ रही है वो पल्मनरी वेन। और इन दोनों को राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को, राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम को जो सेपरेट करता है वो होता है सेप्टम। ठीक है, बीच में जो सेपरेट करेगा वो क्या होगा, सेप्टम होगा। एक और बार समझ लेते हैं कि लंग्स में क्या आया, ऑक्सीजन आया, उस ऑक्सीजन को उसने कहाँ पे पहुँचा दिया, हार्ट पे, और हार्ट ने क्या किया, जो लेफ्ट आर्ट्रियम है उसने लेफ्ट वेंट्रिकल पे पहुँचा दिया, और लेफ्ट वेंट्रिकल ने क्या किया, हमारे सारे अयोटा के थ्रू बॉडी ऑर्गन्स में पहुंचा दिया। बॉडी ऑर्गन्स ने O2 ले लिया, CO2 निकाल दिया, और CO2 फिर से राइट आर्ट्रियम को दे दिया, राइट आर्ट्रियम से कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में आ गया, और राइट वेंट्रिकल ने सारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड किसको दे दिया, लंग्स को दे दिया। ठीक है, ये पूरा हार्ट का स्ट्रक्चर है, और यहाँ तक आपने समझना है, यहाँ तक। ओके,
अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि हार्ट में 4 चैम्बर क्यों होते हैं। 4 चैम्बर इसलिए होते हैं क्योंकि मिक्स ना हो ब्लड, ठीक है, ऑक्सीनेटेड ब्लड डीऑक्सीनेटेड ब्लड से मिक्स ना हो। और दूसरी बात ये है, हम वार्म ब्लडेड क्रिएचर हैं, तो हमें अपना बॉडी टेम्परेचर खुद से मेंटेन करना होता है, और उसे मेंटेन करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, और एनर्जी मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमें प्योर ब्लड मिले विदाउट मिक्सिंग, ठीक है। और जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड के साथ मिक्स ना हो, एक हमें प्योर मतलब सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन बिल्कुल रिचेस्ट मिले, अच्छी मिले, जिसकी वजह से हम अच्छे से काम कर सकें, मूव कर सकें, डाइजेस्ट कर सकें, यही सब। और यहाँ पे यही है कि यहाँ से हमारा क्या आया, लंग्स से हमारा क्या आया, O2 आया, और वापस इसने इसको क्या दे दिया, CO2 दे दिया, ठीक है, वापस इसने इसको CO2 दे दिया। और ये तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया। आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल, आर्ट्रियम क्या होता है ऊपर वाला, और वेंट्रिकल क्या होता है नीचे वाला। आर्ट्रियम की जो वॉल होती है वो थिन होती है, और जो वेंट्रिकल की वॉल होती है वो थिक होती है। थिक क्यों होती है, क्योंकि वही मेन प्रेशर लगा के उसमें आयोटा से बाहर निकाल देगी, ठीक है। और आर्ट्रियम क्या करता है, ब्लड को रिसीव करता है, रिसीव ब्लड फ्रॉम वेन्स, लेता है वेन्स से। और वेंट्रिकल क्या है, पंप करता है ब्लड, जो बताया था ना, जो हार्ट से लेके जाएगा ब्लड दैट इज आर्टरीज, और जो लेके आएगी, जो ब्लड लेके आएगी वो वेन होती है। तो वेंट्रिकल क्या करता है, सारा ब्लड पंप कर देता है किसको, आर्टरी पे। और जो आर्ट्रियम होता है वो किससे रिसीव करेगा, लेके आएगा, वेन लेके आएगा, तो आर्ट्रियम रिसीव करता है ब्लड किससे, वेन से। आर्ट्रियम जो होता है वो लो प्रेशर होता है क्योंकि वहाँ पे आ रहा है ब्लड, और वेंट्रिकल को पंप करना पड़ रहा है, इसलिए इसमें हाई प्रेशर होता है। डबल सर्कुलेशन क्या होता है, जैसे ये हमारा हार्ट है, और हार्ट में एक बार जो है वो O2 आया, एक बार निकल गया, फिर एक बार फिर से हार्ट में CO2 आया, और एक बार फिर निकल गया, तो डबल सर्कुलेशन हो गया ना। डबल सर्कुलेशन क्यों होता है, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि डबल सर्कुलेशन क्यों होता है, क्योंकि हमारा क्या रहे, टेम्परेचर मेंटेन रहे, ठीक है, मिक्सिंग ना हो ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड की। अब कुछ कुछ होता है सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन मतलब एक बार आया और फिर एक बार आया और एक बार निकल गया, उसे बोलेंगे सिंगल सर्कुलेशन। मतलब यहाँ पे ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड जो है वो क्या है, मिक्स है, इसलिए वो सिंगल सर्कुलेशन है। तो हमारे जो बुक है NCERT उसमें क्या क्या दिया है, एव्स मैमल, यहाँ पे बर्ड है, ये ब्रॉब लिख गया, यहाँ पे बर्ड है, ठीक है, बर्ड है ये। तो जो बर्ड होती है, मैमल्स होती हैं, इनमें 4 चैम्बर हार्ट होते हैं, और हम वार्म ब्लडेड होते हैं। और जबकि ये एम्बिफियंस, यहाँ पे ये एम्बिफियंस है, ये काट के इसको सही कर लेना, ये एम्बिफियंस है। एम्बिफियंस में जो है वो 3 हार्ट चैम्बर होते हैं, और यहाँ पे पार्शियल डबल सर्कुलेशन होता है। इतना आपके सिलेबस में नहीं है कि कैसे होता है, बस ये पता है कि एम्बिफियन होता है, उसमें 3 हार्ट चैम्बर होता है, और वो वहाँ पे पार्शियल डबल सर्कुलेशन होता है, वो कोल्ड ब्लडेड होता है। और ये वाला जो है ये फिशेज़ है, जिसमें फिकेज लिख दिया, इट इज़ फिशेज़। फिशेज़ में 2 हार्ट होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ओके। अब हमारा टॉपिक है लिम्फ, जो कि छोटा सा टॉपिक है। इसमें क्या होता है, लिम्फ क्या होते हैं, जो लीक हो जाती हैं, जैसे जो ये कैपिलरीज है ना, इसमें से कुछ चीज़ें जो होती हैं वो लीक हो जाती हैं, और जो लीक होती हैं वो क्या होती हैं, प्लाज्मा, प्रोटीन एंड ब्लड सेल, ये जो होती हैं ये लीक हो जाती हैं। तो जो लीक होती है ना, तो गिर जाती है नीचे, और इसमें से RBC लीक नहीं होता, ठीक है। और ये जो होता है ये पूरा पूरा ग्रीन कलर का है, ये हमारी लिम्स है। और ये कलरलेस फ्लूइड होता है, अब इसमें RBC नहीं है, तो ये कैसा हुआ, कलरलेस फ्लूइड हुआ। और इसकी प्रोटीन भी कम होता है ब्लड से। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि इसका डिफरेंस क्या है, ब्लड से क्या डिफरेंट है, मतलब लिम्फ और ब्लड में क्या फ़र्क है, तो वो ये है। और लिम्फ क्या बनाता है, लिम्फेटिक सिस्टम, ये पूरा ग्रीन ग्रीन कलर का लिम्फेटिक सिस्टम बना रहा है। और ये क्या करती हैं, लिम्फ जो होती हैं वो लार्जर वेसल्स, मतलब जाके लार्जर वेसल से कनेक्ट होती हैं, और जाके ये वेन से कनेक्ट हो जाती हैं, लार्जर वेन से, ठीक है। और ये हार्ट से कनेक्ट नहीं होती, तो ये भी एक डिफरेंट है कि जो है ये हार्ट से कनेक्ट नहीं होती, ठीक है। और इनका फंक्शन क्या है, ये डाइजेस्टेड करती हैं, डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट, जो भी इंस्टाइन से डाइजेस्ट एब्जॉर्ब फैट है उसको कैरी करती हैं, ठीक है, फ्लूइड को ये कैरी करती हैं। और ये क्या करती हैं, लिम्फोसाइट, ये कंटेन करती हैं लिम्फोसाइट, जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और इन्फेक्शन से लड़ता है। लिम्फोसाइट मतलब WBC। तो ये क्वेश्चन आया था, व्हाट इज लिम्फ एंड हाउ डज इट डिफरेंट फ्रॉम द ब्लड, जो कि आपको ऊपर से आंसर मिल जाएगा, आप कमेंट भी करके मुझे बता सकते हो, ओके। अब हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट क्या होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट जो होते हैं वो स्लो होते हैं बहुत ज़्यादा, जबकि हम में ज़्यादा फास्ट होता है, बट ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट स्लो होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि वो एक तो मूव नहीं कर सकते, वो मूव करते नहीं है, तो उनकी एनर्जी जाती नहीं है। दूसरा डेड सेल जो होते हैं उनके कहीं कहीं पे डेड सेल होते हैं, वहाँ पे उनको पहुँचाने की ज़रूरत नहीं है एनर्जी, इसलिए उनका जो होता है वो स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। और यहाँ पे पता है ना, जाइलम जो होता है वो क्या कैरी करता है, वो वाटर और मिनरल करता है, और फ्लोएम क्या करता है, फूड को कैरी करता है ना। तो जो जाइलम है वो कहाँ से कैरी करता है इसको,
रूट से कैरी करता है, यहाँ से रूट से कैरी करेगा वाटर को, तो वो ऊपर की तरफ ही जाएगा ना, इसलिए वो यूनिडायरेक्शनल है। बट खाना कहाँ बनता है, लीव्स में, और लीव्स में तो वो यहाँ पे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा और वो नीचे भी जाएगा, तो ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है, इसलिए वो बाई डायरेक्शनल है। तो फ्लोएम क्या कैरी करेगा, फूड, एमिनो एसिड और अदर सब्सटेंस, जबकि जाइलम हमारा क्या कैरी करेगा, वाटर और मिनरल। और जाइलम जो है वो यूनिडायरेक्शनल है, सिर्फ ऊपर की तरफ जा रहा है या यहाँ की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जाएगा। बट फ्लोएम को तो ऊपर भी जाना है और नीचे भी जाना है, इसलिए वो बाई डायरेक्शनल है। ठीक है, अब जाइलम के लिए कोई भी एनर्जी नहीं लगती। ठीक है, ये एक फिजिकल फोर्स है, तो इसके हम दो पढ़ेंगे, एक ट्रांसपरेशनल पुल और एक रूट प्रेशर। तो इसमें फिजिकल फोर्स होती है और इसमें जो होता है वो कोई भी एनर्जी नहीं चाहिए होती। बट फ्लोएम एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है और उसमें एनर्जी चाहिए होती है, एटीपी चाहिए होती है। और दो जाइलम, यहाँ पे मैंने दो टिश्यू इन्वॉल्व लिख दिए कि जाइलम के लिए कौन कौन से हैं, एक है जाइलम वेसल्स और ट्रेकाइट्स, और एक है फ्लोएम के लिए सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। तो ये आप याद कर लेना। रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशन, जो कि मैंने आपको बताया था जाइलम का ही है। ठीक है, अब रूट प्रेशर क्या होता है, जैसे ये सॉइल है, ठीक है, ये सॉइल है, तो सॉइल जो होगी ना, सॉइल के अंदर सॉल्ट वगैरह कम है, और जो रूट्स है इसके अंदर सॉल्ट ज़्यादा है, और जो ये सॉइल है इसके अंदर वाटर ज़्यादा है। तो ऑस्मोसिस पढ़ा है ना कि जहाँ पे सॉल्ट वगैरह कंसनट्रेशन जो होती है वो ज़्यादा होती है, तो वहाँ से पानी क्या हो जाता है, वहाँ पे चला जाता है जहाँ पे सॉल्ट वगैरह ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे रूट में मिनरल वगैरह ज़्यादा है और सॉइल में जो है वो वाटर ज़्यादा है, तो वो वहाँ पे चला गया जहाँ पे सॉल्ट ज़्यादा है। तो ये होता है रूट प्रेशर, मतलब रूट ने क्या किया, रूट से प्रेशर बना कि मतलब जहाँ पे सॉइल के अंदर वाटर था वो रूट में चला गया। रूट टेकअप द फ्रॉम द सॉइल विच क्रिएट अ डिफरेंस इन द कंसनट्रेशन ऑफ द आयन, क्योंकि आयन का कंसनट्रेशन अलग है, क्योंकि रूट में क्या है, सॉल्ट वगैरह मिनरल वगैरह ज़्यादा है, और सॉइल में क्या है वो सब कम है, और रूट में ये सब कुछ ज़्यादा है, तो ये ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल मूव इन टू द रूट, देयर इज अ कॉन्स्टेंट मूवमेंट ऑफ वाटर टू द रूट एंड द जाइलम एंड वाटर स्टीली पुश अपवर्ड, तो वो ऊपर की तरफ चला गया। नेक्स्ट है ट्रांसपिरेशन पुल, ये तो बहुत ही ईजी है। ट्रांसपिरेशन पुल क्या है ना, ट्रांसपिरेशन पुल क्या है कि जैसे ऊपर की जो लीव्स होते हैं, जो एरियल पार्ट होते हैं, वो क्या करते हैं ना, वाटर लॉस करते हैं, किसकी वजह से, एवोपरेट होने की वजह से। जैसे हमें गर्मी लगती है तो हमें पसीना आता है, ऐसे ही प्लांट को जब गर्मी लगती है तो वो एवोपरेट होते हैं, वाटर लॉस करते हैं। जब वो ऊपर से वाटर लॉस करेंगे तो वो पानी कहाँ से लेंगे, नीचे से लेंगे, और जब नीचे से पानी लेंगे तो वो एक पुल बना देते हैं, वो खींचने का एक पुल बना देते हैं, जिसको ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। तो खींचने का पुल बना देते हैं और वहाँ से वो अपने पानी ले लेते हैं। ठीक है, और ये देखो डे के टाइम में जो होगा ट्रांसपिरेशन पुल होगा, ट्रांसपिरेशन पुल भी होगा और रूट प्रेशर भी होगा, दोनों होंगे। बट नाइट के टाइम में सिर्फ रूट प्रेशर होगा, क्योंकि नाइट के टाइम में एवोपरेशन नहीं होगा, तो वहाँ पे सिर्फ रूट प्रेशर ही होगा। और डे के टाइम में एवोपरेशन होगा, जिसकी वजह से सक्शन पुल बनेगा, और वो पुल बनने की वजह से ट्रांसपिरेशन होगा। ठीक है, एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, ट्रांसलोकेशन की वजह से होगा। ठीक है, फॉइलम, मतलब फॉइलम क्या कहता है, अब खाना कहाँ बन रहा है, लीव्स में बन रहा है, और वो जो लीव्स में खाना बन रहा है वो क्या करेगा, सारी जगह पहुँचाएगा ना खाने को, तो वो ज़्यादा नीचे वाले पार्ट में पहुँचाता है रूट्स को, क्योंकि रूट को ज़रूरत होती है, इसलिए रूट्स को, और जो भी ग्रोइंग डेवलपिंग पार्ट होते हैं प्लांट के, वो सारी जगह पहुँचाएगा, जैसे कि फ्रूट में, रूट्स में, इन सब में। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि रूट प्रेशर क्या है, कंसनट्रेशन की वजह से हो जाता है, कंसनट्रेशन ऑफ आयन का डिफरेंस हो जाता है, कि रूट में जो होते हैं वो कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है, वहाँ पे सॉल्ट वगैरह, तो वो सॉइल से पानी ले लेता है, और ट्रांसपिरेशन एवोपरेट्स होता है एरियल पार्ट से, तो वो सक्शन पुल बना के नीचे से पानी खींच लेता है, और फूड जो है वो फॉइलम के थ्रू जाता है, और वो सारी जगह जो है अपना फूड को ट्रांसफ़र करा देता है, और ज़्यादातर ग्रोइंग पार्ट में ज़्यादा कराता है और रूट्स पे। क्या होता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट, रिमूवल ऑफ वेस्ट मेनली कौन सा, यूरिया एंड यूरिक एसिड, इसी को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। अब क्या होगा, ये किडनीज है, किडनी में क्या है, रेनल आर्टरी के थ्रू हमारा क्या गया, ब्लड। अब ब्लड को किडनी ने क्या कर दिया, फिल्टर करने के बाद इसमें से क्या निकाल दिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, नाइट्रोजीनियस वेस्ट निकाल दिया यूरिन की फॉर्म में। फिर ये जो दो दिख रहे हैं ये यूरेटर है, ये किडनी से और यूरेथ्रा तक हमारे कनेक्ट हैं। ठीक है, तो ये जो होंगे ये कनेक्ट होने के बाद हमारे यूरिनी ब्लैडर को कनेक्ट, वहाँ से हमारा यूरिन आ जाएगा किसमें, यूरिनी ब्लैडर में। यूरिनी ब्लैडर स्ट्रेचेबल टाइप का होता है, और वो फिर उसके बाद यूरेथ्रा में चला जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, किडनी क्या करती है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट को रिमूव कर देती है। पेयर ऑफ यूरेथ्रा कनेक्ट होते हैं किडनी से यूरेथ्रा तक, यूरिनी ब्लैडर तक। ठीक है, और यूरिनी ब्लैडर क्या होता है, जो स्टोर करता है, स्ट्रेचेबल बैग टाइप का होता है, और यूरेथ्रा जो ट्रांसपोर्ट कर देता है यूरिन को हमारी बॉडी से बाहर की तरफ। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आया था 2024, 22, 20 एंड 18 तक, तो आप ये क्वेश्चन का आंसर मेरे को बताओ। नेफ्रॉन क्या होता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑफ यूनिट ऑफ किडनी, मतलब किडनी किससे बनी है, नेफ्रॉन से, छोटे छोटे पार्ट से बनी है, उसी को बोलते हैं नेफ्रॉन। जैसे किडनी क्या है, छन्नी की तरह है, और
नेफ्रॉन क्या है, छोटे छोटे छन्नी जो बड़ी छन्नी को बना रहे हैं, तो किडनी को बना रहे हैं। अब जैसे हमने पढ़ा था कि ब्लड कहाँ से आता है, रेनल आर्टरी से आता है। ये रेनल आर्टरी और यहाँ से ब्लड आ रहा है। अब ये जो रेनल आर्टरी क्या है, छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट होकर नेफ्रॉन के साथ मिल जाएगी, गुच्छा बना लेगी, जिसको बोलेंगे ग्लोमेरुलस। क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस। और ये कप शेप के अंदर होगा, जिसको बोलेंगे बोमेन कैप्सूल। अब क्या होगा, यहाँ से ब्लड आया, इसमें फिल्टर हुआ और यहाँ पे सारा चीज़ इकट्ठा हो गया। यहाँ पे हमारे नाइट्रोजीनियस वेस्ट, वाटर, सॉल्ट, ग्लूकोज सब इकट्ठा हो गया। इसी को हम बोलेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है। लेकिन थोड़े टाइम बाद इसको रियलाइज होगा, अरे मैंने तो सब कुछ दे दिया, सब कुछ फिल्टर कर दिया, तो ये क्या कहेगी कि मेरे को वापस दो, फिल्टर जो है मेरे को क्या करो, मेरा वापस दो, मतलब मेरे को वाटर वापस दो, मेरा तो सारा वाटर चला गया, मेरे को ग्लूकोज वापस दो। ठीक है। ये वापस मांगेगी अपना ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये सब जो भी मेजर अमाउंट में चला गया है उसको वापस मांगेगी। और जब इसको वापस मांगेगी उसी को बोलेंगे सिलेक्टिव रीऑब्जर्वेशन। अब ये लोग सब कुछ तो वापस दे देंगे, लेकिन क्या नहीं देंगे वापस, ये बोलेंगे भाई तू सब ले ले, लेकिन मुझसे यूरिया, यूरिक एसिड और नाइट्रोजीनियस वेस्ट मत ले, बाकी तो सब ले ले। तो ये जो वापस नहीं दिया यूरिया वगैरह, ये क्या होगा, यहाँ पे ट्यूबुलर में कलेक्ट हो जाएगा और ट्यूब के थ्रू फिर वो बाहर निकल जाएगा। इसी को बोलेंगे ट्यूब। इसको हीमोडायलिसिस बोलते हैं। क्या होता है ना, जब किडनी खराब हो जाती है, किडनी सही से फंक्शन नहीं कर पाती, तो आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू ये सब चीज़ें रिमूव करनी पड़ती हैं, ब्लड फिल्ट्रेट करना पड़ता है, वो सब आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू होता है। सेम काम होता है नॉर्मल किडनी की तरह, बस ये होता है कि इसमें रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है। ठीक है। जो नॉर्मल किडनी होती है हमारी, उसमें रीअब्जॉर्ब होता है, बट आर्टिफिशियल किडनी में रीअब्जॉर्ब नहीं होगा। दूसरा है कि इसको यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो जितना ब्लड में होता है सेम होता है। ठीक है। एंड नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सक्रीशन इन प्लांट। एक्सक्रीशन इन प्लांट कैसे करता है, सबसे पहले तो स्टोमेटा के थ्रू, कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर देता है स्टोमेटा के थ्रू, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सब एक्सचेंज कर देता है। दूसरा है ट्रांसपिरेशन के थ्रू। ट्रांसपिरेशन एरियल पार्ट्स होता है, ऊपर वाले पार्ट्स होता है, तो वहाँ से एवोपरेट हो जाएगा। नेक्स्ट है शेडिंग ऑफ लीव्स गिर जाती हैं कभी कभी, आप प्लांट के नीचे देखते हो ब्राउन कलर की लीव्स पड़ी रहती हैं, तो वो इसलिए पड़ी रहती हैं कि वो लीव जो होती हैं खराब हो जाती है और नीचे गिर जाती हैं। दूसरा है कि अगर वेस्ट सब्सटेंस को सॉइल में डिपोजिट कर देता है, मिनरल्स वगैरह को, तो वहाँ पे हो जाता है। तो एक्सक्रीशन इन प्लांट ये 4 वे के थ्रू होता है। और यहीं पे हमारा पूरा चैप्टर फिनिश होता है। और आप लोग को अच्छा लगा होगा तो कमेंट करना कि अच्छा लगा, इसको लाइक करिएगा। बाकी मैंने आपको बोला था कि टेलीग्राम का चैनल है, उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आने वाले हैं जितने भी जिस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके वहाँ पे कवर हो जाएंगे। ठीक है। और जितने भी PYQs हैं वो भी सब कवर हो जाएंगे। तो आप जो है उस चैनल को जाके ज्वाइन कर ले टेलीग्राम के चैनल पे। ओके, थैंक यू।